हेलो स्टूडेंट्स, साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए आ सकते हैं। ये क्वेश्चन 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी एक्ट? आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? आईटी एक्ट ईयर 2000 में आया था और इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ये एक्ट इसलिए लाया गया था जिससे कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम है या फिर उसके यूज हैं, तो क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, गवर्नमेंट वो डिसाइड कर सके और अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको उसके अकॉर्डिंग सजा मिल सके। और इसलिए ये लाया गया था और ये ईयर 2000 में लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये कौन से ईयर में आया था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 26, जीपीएल स्टैंड फॉर, जीपीएल क्या है? जीपीएल का मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस ये उन सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो फ्री टू यूज होते हैं, जिन्हें फ्री में यूज किया जा सकता है, यानी जिनके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता। उन सॉफ्टवेयर के लिए ये जीपीएल लाइसेंस यूज किया जाता है। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए पैसा लगता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, वो पेड है, या एमएस ऑफिस है, या फिर आप कोई गेम्स खेलते हैं तो वो भी कई पेड होते हैं, तो वो पेड लाइसेंस सॉफ्टवेयर, उनके लिए पैसा लगता है। इनके लिए कोई पैसा नहीं लगता यूज करने का। यह जनरल पब्लिक लाइसेंस। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ साइबर थ्रेट? इनमें से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार है? साइबर खतरा, ये हमारे पास चार ऑप्शन है। कॉपीइंग नोट्स, नोट्स कॉपी करना किसी भी प्रकार से साइबर खतरा नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं है। रैनसमवेयर, हाँ ये आंसर हो सकता है, रैनसमवेयर हो सकता है आंसर हमारा। सेविंग पासवर्ड, ये भी नहीं होगा। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए, रैनसमवेयर, रैनसमवेयर का मतलब क्या है? रैनसमवेयर एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जिससे जो हैकर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर को लॉक कर देंगे और फिर हमारा जो डेटा है वो सब लॉक हो जाएगा। अब वो हमसे पैसा मांगेंगे, एक तरीके से फिरौती मांगेंगे वो हमसे, हमारा डेटा खोलने के लिए। ठीक है, रैंसम जो इसमें वर्ड यूज हो रहा है, इसका नाम ऐसा कैसे पड़ा? रैंसम, रैंसम, रैंसम का मतलब होता है फिरौती। ठीक है, रैंसम का मतलब फिरौती होता है, तो उससे ये इसका नाम पड़ा है कि रैंसमवेयर, कि भाई मतलब वो अपना डेटा अनलॉक करने के लिए या फिर अपने कंप्यूटर को वो लॉक कर देंगे। अब उस लॉक को खोलने के लिए वो हमसे पैसा मांगेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर रैंसमवेयर है। क्वेश्चन 28, व्हाट इज सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग क्या है? सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस ये होता है कि कोई सॉफ्टवेयर है, हम उसके लिए पैसा देते हैं और हमें उसको यूज करने का लीगली लाइसेंस मिलता है। यानी सॉफ्टवेयर लाइसेंस का ये मतलब होता है कि हमने उस चीज के लिए पैसा दिया, या वो उससे फिर हम उसको यूज कर सकते हैं, यानी हम उसे लीगली यूज कर सकते हैं। मतलब गैर कानूनी तरीके से यूज करना तो ये है कि हम उसका क्रैक्ड वर्जन ले लें या फिर हैक कर दिया जाए उस सॉफ्टवेयर को, या चोरी से उसको यूज करें, तो वो चीज गलत है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है कि सॉफ्टवेयर को कानूनी रूप से उपयोग करने की अनुमति। ये ऑप्शन नंबर बी है जो,
ये इसका आंसर होगा कि हम लीगली सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। ये इस स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकता है एग्जाम में। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच लॉ डील्स विद डिजिटल क्राइम्स इन इंडिया? भारत देश में जो डिजिटल क्राइम होते हैं यानी कंप्यूटर के द्वारा किए गए क्राइम हैं, उनके लिए क्या कानून है या उन्हें कैसे देखा जाता है? डिजिटल क्राइम, इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड तो नहीं है। वैसे मैंने बताया आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जो ईयर 2000 में आया था। वो एक्ट इंडिया में डिजिटल क्राइम से डील करता है। ठीक है, तो इंडियन सिविल कोड ये भी नहीं होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी इंडियन डेटा लॉ ये भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, ईयर 2000 में ये लॉ आया था। तो ये काफी ध्यान रखने योग्य है कि 2000 ईयर में आया था, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सॉफ्टवेयर पायरेसी किसे माना जाता है? व्हाट इज कंसीडर्ड एज सॉफ्टवेयर पायरेसी? इन चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि सॉफ्टवेयर पायरेसी, इनमें से कौन सा ऑप्शन सॉफ्टवेयर पायरेसी है। अब सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब होता है कि गैर कानूनी तरीके से किसी सॉफ्टवेयर को यूज करना, वो सॉफ्टवेयर पायरेसी है। यानी सॉफ्टवेयर की चोरी, ये भी एक तरीके से चोरी है। ये इसका मतलब होता है कि हम या तो किसी सॉफ्टवेयर को हैक कर लें और फिर उसको यूज करें, तो वो गलत है क्योंकि अगर हम उसे कानूनी तरीके से यूज करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पैसा देकर सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस टर्म पे फोकस करिए, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। ठीक है, और सॉफ्टवेयर की चोरी का मतलब है सॉफ्टवेयर पायरेसी। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि ये तो कह रहा है कि बाइंग जेन्युइन लाइसेंस, असली सॉफ्टवेयर खरीदना। फ्री ट्रायल, ये भी सॉफ्टवेयर पायरेसी नहीं है। ऑप्शन सी, शेयरिंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर इलीगली, यानी लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर को अवैध रूप से साझा करना, ये है इसका आंसर। ध्यान रखिए। ठीक है, अपडेटिंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना भी कोई सॉफ्टवेयर की चोरी नहीं है, तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर पायरेसी का आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज फिशिंग? टर्म पे फोकस करिए, फिशिंग क्या है? फिशिंग का मतलब होता है कि जो हैकर्स होते हैं वो गलत तरीके से हमें हमारी पर्सनल आइडेंटिटी या हमारी पर्सनल चीजें या पासवर्ड हो गया, यूजर नेम हो गया या कोई ओटीपी है, वो हमसे लेने की कोशिश करेंगे। वो ऐसे कोशिश करेंगे कि वो हमें ऐसा शो करेंगे कि वो एसबीआई से बात कर रहा है। अगर वो बैंक से रिलेटेड है तो वो हमें ये दिखाएगा कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कर्मचारी है या एम्प्लॉय है, और वो हमसे ओटीपी मांग सकता है, हमारे एटीएम कार्ड का पिन मांग सकता है। तो वो चीज फिशिंग है। ये जो ऑप्शन सी आप देख रहे हैं, यानी ट्रिकिंग द यूजर टू रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब उपभोक्ता की को उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए धोखा देना। इसका मतलब ये है कि जो यूजर है या उपभोग करता है उसे ऐसा दिखाया जाए कि हम, वो जो हैकर है वो किसी ओरिजिनल आइडेंटिटी का नाम यूज करेगा, या तो वो बैंक से यूज कर सकता है या फिर वो कह सकता है जैसे कि वो जियो से बात कर रहे हैं और आपकी सिम लॉक हो जाएगी तो आप हमसे एटीएम कार्ड का नंबर दे दीजिए हमें। तो वो फिशिंग अटैक है और ये सॉफ्टवेयर का यूज करके होता है। मतलब हमें कोई ऐसा ईमेल भेजा जाएगा जिसमें ऐसा दिखे और अगर हम दे देंगे तो हमारा कंप्यूटर हैक होगा या फिर हमारे अकाउंट से पैसे निकल सकते हैं। तो ये चीज फिशिंग अटैक है, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है डिलीटिंग सिस्टम फाइल्स, ये नहीं होगा। सेंडिंग स्पैम मैसेजेस, ये भी नहीं होगा। अ गेम, ये भी नहीं होगा।
तो यानी करेक्ट फिशिंग के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ए, बी और डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज अ फायरवॉल यूज्ड फॉर? फायरवॉल किस काम के लिए यूज किया जाता है? फायरवॉल, फायरवॉल ऐसा सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है? दोनों का मिक्स भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कोई एक डिवाइस भी यूज कर सकते हैं और एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी यूज होता है, तो फायरवॉल उन दोनों का मिक्सचर है। तो जो फायरवॉल चीज है उसका काम ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है, जैसे हमारा ये कंप्यूटर है, जैसे मैं बताता हूँ, ये C1 हमारा कंप्यूटर है, ये हम ये हमारा रहा इंटरनेट, इंटरनेट, ये हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, अब यहाँ से दूसरा कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, और ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो फायरवॉल का ये काम होता है कि हम अपने कंप्यूटर से जो भी चीज इंटरनेट पे भेजेंगे या फिर इंटरनेट से मांगेंगे, वो दोनों चीजों को देखता है फायरवॉल। अगर हमने कोई गलत चीज, अगर कोई सामने वाला हैकर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट से वायरस भेजने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई गलत चीज करने की कोशिश कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो फायरवॉल उस चीज को रोक देगा। या हमारे कंप्यूटर से भी कोई गलत चीज इंटरनेट पे जा रही है तो वो उसे भी रोक देगा। तो फायरवॉल एक तरीके से गेट कीपर का काम करता है कि हमारे कंप्यूटर से कोई भी चीज इंटरनेट पे जा रही है या इंटरनेट से आ रही है, उसका ध्यान रखने का काम फायरवॉल का है, और उससे अगर कोई गलत चीज हो रही है तो वो उसे रोकता है। फायरवॉल एक तरीके से गेट कीपर या आप सिक्योरिटी गार्ड की तरह मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द डाउनलोड स्पीड, नहीं, ये नहीं होगा। ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क में अनअधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज होता है। ऑप्शन बी ये कह रहा है, तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये गलत है। आप भी देख सकते हैं कि ये तो फायरवॉल का फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की फायरवॉल एक गेटकीपर की तरह काम करता है। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, मजबूत पासवर्ड क्या है? पासवर्ड तो आप सभी लगाते हैं, आपका ईमेल का पासवर्ड भी होगा, और फेसबुक का पासवर्ड होता है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड होता है, इंटरनेट बैंकिंग का भी पासवर्ड होता है। तो मजबूत पासवर्ड क्या है ना? मजबूत पासवर्ड की बात हो रही है इधर। तो खाली अगर हम लेटर का यूज करें तो वो तो मजबूत पासवर्ड नहीं हो सकता। खाली मान लो मैं अपने पासवर्ड में कुछ ABCD ऐसा कुछ यूज करूं तो वो मजबूत पासवर्ड नहीं है। या फिर मैं सिर्फ नंबर यूज करूं 3 4 1 5 6 7 या कुछ भी ऐसा, तो वो भी मजबूत पासवर्ड नहीं माना जाएगा। और अगर मैं अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ यूज कर लूं, मान लो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ यूज करूं कुछ भी, और अपना ईयर, तो ये भी मजबूत पासवर्ड नहीं हुआ, क्योंकि अगर किसी भी मेरे दोस्त को भी अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ पता है तो वो भी मेरा अकाउंट खोल सकता है। तो ये मजबूत पासवर्ड नहीं है। मजबूत पासवर्ड क्या होता है दोस्तों? आप सभी भी अपनी हर अकाउंट्स का पासवर्ड लगाते हैं तो मजबूत ही लगाते हैं पासवर्ड। तो देखिए मजबूत पासवर्ड ये है मिक्सचर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स एंड सिंबल्स। ये लेटर, नंबर और सिंबल तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक मजबूत पासवर्ड बनाता है। वो क्या है देखिए, जैसे 12A#3C, जैसे ये पासवर्ड है। अब ये जो पासवर्ड है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर भी हैं, लेटर भी हैं, और ये सिंबल है जैसे #। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक मजबूत पासवर्ड बनाता है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओनली लेटर्स
केवल अक्षर, गलत है, क्योंकि मैंने बताया ये तो मजबूत की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ओनली नंबर्स, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स, ये सही आंसर है। यानी अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों तीनों का संयोजन जिस पासवर्ड में है वो ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। ऑप्शन डी भी गलत है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ आया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इन चार ऑप्शन में से मेलवेयर का प्रकार कौन सा है? इन चार ऑप्शन में से पहले ये समझिए कि मेलवेयर किसे कहते हैं। मेलवेयर एक इंग्लिश का टर्म है और इसका मतलब होता है मेलवेयर। मेलवेयर है मैलिशियस मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का शॉर्ट में नाम रख दिया गया मेलवेयर। मेलवेयर ये एक इंग्लिश का टर्म है, ये रहा मेलवेयर, आप देख सकते हैं। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है इसका मतलब, मेलवेयर। और ये एक ऐसा हानिकारक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को हैक करने के लिए या उसको करप्ट करने के लिए, उसको खराब करने के लिए हैकर द्वारा यूज किया जाता है, वो मेलवेयर है। ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मैली सी आई मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस का मतलब हो गया हानिकारक, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है। अब इन चार में से देखिए, एंटीवायरस। एंटीवायरस तो हानिकारक नहीं है, वो तो बल्कि मेलवेयर को डिटेक्ट करने और उसको हटाने के लिए काम आता है एंटीवायरस तो। ब्राउजर भी नहीं है, ब्राउजर तो हम वेबसाइट्स को देखने के लिए काम में लेते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स। वॉर्म, वॉर्म मेलवेयर है, वॉर्म मेलवेयर है। और फायरवॉल भी नहीं है। देखिए वॉर्म याद रखिए मेलवेयर का टाइप है। और कौन कौन से मेलवेयर हो सकते हैं मैं ये भी आपको कुछ बताता हूं, जैसे ट्रोजन। ट्रोजन एक टाइप का मेलवेयर है। और इसके अलावा रैंसमवेयर, रैंसमवेयर ये भी एक तरह का मेलवेयर ही है। और ऐसे बहुत सारे मेलवेयर होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मेलवेयर होते हैं। तो यही मेलवेयर के फंक्शन है। आप समझ गए कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर, एक हानिकारक सॉफ्टवेयर को हम मेलवेयर कहते हैं। क्वेश्चन 35, व्हाट डज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डू? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या काम है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ये काम होता है कि अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, अब वायरस आने के बाद एंटीवायरस का ये काम होता है कि वो हमारे कंप्यूटर में वायरस को डिटेक्ट करता है और उसको हटाता भी है। तो ये एंटीवायरस का काम होता है। जैसे कुछ एंटीवायरस का नाम है कैस्परस्काई एंटीवायरस, क्विक हील एंटीवायरस, एम कैफे, साइमन टैग। तो ये कई तरह के एंटीवायरस होते। तो एंटीवायरसेस काफी जरूरी हैं आज के टाइम में, क्योंकि अगर एंटीवायरस नहीं होगा तो आसानी से हमारा कंप्यूटर हैक किया जा सकता है हैकर्स के द्वारा, और उसमें से जानकारी चोरी की जा सकती है, जैसे हमारे पासवर्ड वगैरह, और उसका मिसयूज हो सकता है। तो ये होता है एंटीवायरस। इसका नाम ही है एंटीवायरस का, एंटीवायरस यानी जो वायरस को हटा दे। जैसे एंटीबायोटिक होता है ना दोस्तों, कि जो बैक्टीरिया को हटाने वाला एंटीबायोटिक, ऐसे वायरस को हटाने वाला एंटीवायरस। तो ऑप्शन देखिए, मेक्स कंप्यूटर फास्टर नहीं, डिटेक्ट एंड रिमूव मैलिशियस सॉफ्टवेयर यानी हानिकारक सॉफ्टवेयर को पहचानता है और हटाता है। तो ये ही एंटीवायरस का काम है। ऑप्शन सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो आप देख सकते हैं कि एंटीवायरस का काम है हानिकारक सॉफ्टवेयर को हटाना। पहले तो सिर्फ हटाना नहीं, पहले तो वो उन्हें पहचानेगा फिर हटाएगा भी। तो एंटीवायरस का ये काम है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रैक्टिस हेल्प्स प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट्स? आपके ऑनलाइन खातों की सुरक्षा में कौन सी प्रथा मदद कर सकती है इन चार ऑप्शनों में से? देखिए,
यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर ऑल अकाउंट्स। दोस्तों ये तो नहीं हो सकता, ये तो आप भी समझते हैं, अगर आप सभी अकाउंट में सेम पासवर्ड का यूज करेंगे तो कोई भी आसानी से एक पासवर्ड अगर किसी को भी पता चल गया तो वो आसानी से आपके सारे अकाउंट खोल सकता है। तो ये तो नहीं होगा आंसर, तो ये तो गलत है। राइटिंग पासवर्ड ऑन पेपर, अगर पासवर्ड को पेपर पे लिख दोगे तो भी कोई आसानी से पहचान लेगा। ऑप्शन सी, एनेबलिंग टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, अगर हम टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करते हैं तो वो हमारे ऑनलाइन अकाउंट को सुरक्षा करने में मदद करेगा। तो ऑप्शन सी पहले तो सही आंसर है। अब ये बताता हूँ कि ये क्यों सही है। आखिर वही क्यों सही है, ये आंसर है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि हम पहले, अगर आप देखोगे जीमेल में ज्यादातर आप लोगों का, सभी का जीमेल पे अकाउंट होगा या फेसबुक पे अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पे भी होगा। इंस्टाग्राम पे तो भाई सभी का होता है, कॉलेज के स्टूडेंट है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल करो तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालोगे उसके बाद वो एक ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल पे लॉगिन करने के लिए। और जब आप ओटीपी डालोगे तभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन होगा, या ऐसा ही फेसबुक, जीमेल सभी पे ये चीजें चलती हैं, और भी जो अनेकों वेबसाइट हैं उन पे। तो वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, यानी पहले पासवर्ड प्लस ओटीपी। यानी अगर किसी को पासवर्ड भी पता चल जाता है तो भी वो हमारे अकाउंट को खोल नहीं सकता, क्योंकि हमारे पहले हमारे मोबाइल पर ओटीपी आएगा या ईमेल पर आएगा, वो डालेंगे उसके बाद ही लॉगिन होता है अकाउंट। तो इसलिए इसका नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी दो स्टेज में या दो चरणों में हम उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, ये हमारा सही ऑप्शन है। और ऑप्शन डी भी गलत है, इग्नोरिंग सिक्योरिटी अपडेट्स। क्योंकि अगर सुरक्षा अपडेट आ रहे हैं हमारे मोबाइल कंप्यूटर पे तो हमें उन्हें अपडेट कर देना चाहिए डिवाइस को, क्योंकि जो कंपनी है वो नए नए सुरक्षा के फीचर्स दे रही होती है अपडेट के साथ, जिससे वो और ज्यादा सिक्योर और सुरक्षित हो जाता है हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फोन। ध्यान रखिए ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी पहचान की चोरी क्या है। पहले इस चीज का मतलब समझिए कि पहचान की चोरी ये चीज क्या बताती है। इसका मतलब ये है कि कोई हैकर या चोर कह सकते हैं आप उसे आसान भाषा में, वो हमारी पहचान चुरा ले। पहचान कैसे चुरा ले, वो या तो हमारी फोटो ले ले, हमारा थंबप्रिंट ले सकता है, वो जो हमारी बायोमेट्रिक डिटेल्स होती हैं जैसे आधार कार्ड में होती हैं, या और भी कोई चीज, हमारा नाम, हमारे घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो वो ये हमारी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स होती हैं वो ले सकता है। उसके बाद वो उसका मिसयूज कर सकता है, जैसे कि वो हमारे नाम से बैंक में अकाउंट खुलवा कर कोई फ्रॉड कर सकता है। अब फ्रॉड वो चोर कर रहे होंगे या कह सकते हो कंप्यूटर हैकर कर रहे होंगे, लेकिन नाम हमारा आएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट तो हमारे नाम से था, हमारा ही साइन था, उसने हमारे साइन चुरा लिए गए, हमारा फोटो चुरा लिया गया, हमारा मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस। तो इस तरीके से हम पकड़े जाएंगे, नाम हमारा आएगा। इसीलिए इस टर्म से कहा गया है पहचान की चोरी, मतलब हमारी पहचान ही चुरा ली गई और उससे फिर गलत कोई फ्रॉड किया गया, जैसे बैंक का फ्रॉड किया जा सकता है, या फिर और कोई गलत काम किया जा सकता है जिसमें नाम हमारा हो कर कोई और रहा हो। तो ये चीज पर्सन आइडेंटिटी थेफ्ट की कैटेगरी में आती है। अब देखिए ऑप्शन, क्रिएटिंग अ फेक आईडी कार्ड, नहीं, फेक नकली आईडी कार्ड बनाना इसकी कैटेगरी में पूरी तरीके से नहीं आता है। स्टीलिंग समवन पर्सनल डेटा टू इम्पर्सोनेट देम, यानी किसी की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसकी पहचान बनना। किसी की व्यक्तिगत जानकारी चुराकर उसकी पहचान बनना एक तरीके से आइडेंटिटी थेफ्ट है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन, वो ऑप्शन सी, लूजिंग योर पासपोर्ट नहीं, और चेंजिंग योर नेम नहीं। ऑप्शन सी आइडेंटिटी थेफ्ट का सही आंसर होगा, यानी हमारी पहचान चुरा ली गई।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, विच वन इज गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस? इनमें से अच्छी साइबर हाइजीन प्रथा क्या है? साइबर हाइजीन प्रथा का मतलब है कि हम ऐसी क्या अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में क्या चीज ध्यान रखें जिससे कि हमारे ऑनलाइन अकाउंट्स या पासवर्ड लीक ना हो और सिक्योर्ड रहें हम पूरी तरीके से, उसका मतलब है साइबर हाइजीन। इस टर्म का मतलब देखिए अब, साइबर हाइजीन प्रैक्टिस। अब ऑप्शंस पे गौर कीजिए। इग्नोरिंग सस्पिशियस ईमेल्स, हाँ ये इसका सही आंसर होगा, ये सही आंसर होगा गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस का। ऑप्शन सी शेयरिंग पास बी शेयरिंग पासवर्ड गलत है। क्लिकिंग ऑन अननोन लिंक्स, ये भी गलत है। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से तो आसानी से आपका फोन या लैपटॉप हैक हो सकता है। यूजिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर, यानी पायरेसी, मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर का मतलब होता है चोरी के सॉफ्टवेयर जो बिना पैसे दिए गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हों। ऐसे सॉफ्टवेयरों में वायरस होने का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि हैकर इनमें पहले से ही वायरस डाल देते हैं जिससे आसानी से वो आपके कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान रखने हैं कि कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर का यूज ना करें, इससे खतरा हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन ए क्या बता रहा है, इग्नोरिंग सस्पिशियस ईमेल, यानी संदिग्ध ईमेल की अनदेखी करना। इसका मतलब यह है कि आपके पास अगर बैंक से या फिर जियो कंपनी से या फिर सरकार की तरफ से ऐसा कोई फर्जी ईमेल दिख रहा है, मतलब वो ईमेल में कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम गृह मंत्रालय से बात कर रहे हैं और आप पर पुलिस केस हो गया है, तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए या फिर इस अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कीजिए, तो ये चीज गलत है। तो ये ही सस्पिशियस ईमेल या संदिग्ध ईमेल की कैटेगरी में आता है क्योंकि वो संदिग्ध है। तो ये लगातार ये टीवी और न्यूज़पेपर में आ रहा है कि ऐसे सरकार कुछ भी नहीं मांगती, कि पैसे नहीं मांगती या फिर आपका कार्ड नंबर नहीं मांगेगी, तो वो एक संदिग्ध या सस्पिशियस ईमेल है, तो ऐसे ईमेल्स को इग्नोर करना चाहिए। तो ये एक गुड साइबर हाइजीन प्रैक्टिस होगी जिससे हम हैकिंग से भी बच सकते हैं और हमारा कुछ भी चोरी नहीं होगा। साइबर सिक्योरिटी के लिए काफी ध्यान रखने की चीज है साइबर हाइजीन प्रैक्टिस, ये ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, व्हाट डज एनक्रिप्शन डू? एनक्रिप्शन क्या करता है? पहले ये देखिए एनक्रिप्शन क्या है। एनक्रिप्शन का मतलब होता है कि कोई भी पासवर्ड या फिर कोई भी मैसेज को एक कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। कोडेड फॉर्म का जैसे मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा नाम है जतिन, अब अगर इसको एनक्रिप्ट किया जाए, एनक्रिप्ट, तो एनक्रिप्ट करके इसे ऐसा लिखा जा सकता है, ये ये हो गया इसे कोड में कन्वर्ट करना। मतलब असली नाम तो ये है, असली चीज तो ये है JATIN, अब इसे कोड करके इस फॉर्म में लिख दिया। एनक्रिप्शन के लिए कुछ मैथ से रिलेटेड या मैथमेटिकल एल्गोरिदम का यूज किया जाता है जिससे ये एक कोड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे मेरे व्हाट्सएप को आप देखिए, जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई मैसेज मैं अगर मेरे किसी दोस्त को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूँ, तो व्हाट्सएप उसे ऐसे ही नहीं भेज देता। जैसे मैंने अगर किसी को हेलो भेजा, हेलो, अगर हेलो भेजा मैंने किसी को, तो वो हेलो ही नहीं चला जाएगा, वो पहले उसे एक कोड में कन्वर्ट कर देंगे, सीक्रेट कोड में, और फिर इंटरनेट पे भेजेगा व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हो सकता है कि कोई बीच में ही उसे हैक कर ले, और या फिर मेरी कोई काम की ऐसी पर्सनल चीज हो तो वो हैक हो गई तो नुकसान हो जाएगा मुझे। तो इसीलिए व्हाट्सएप हो गया या फिर आपका ईमेल, जो हम जीमेल का यूज करके हम किसी को भेजते हैं, तो वो ऐसे नहीं जाता, वो कन्वर्ट होता है एक सीक्रेट कोड में। क्या होता है? सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड में कन्वर्ट होने के बाद भेजा जाता है कोई भी मैसेज। तो एनक्रिप्शन एक प्रक्रिया है जिससे हम किसी भी मैसेज को
एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑप्शन देखिए, डिलीट्स डेटा, नहीं ये डेटा को डिलीट नहीं करता, फाइल का साइज नहीं बढ़ाता, कन्वर्ट्स डेटा इनटू सीक्रेट कोड यानी डेटा को गुप्त कोड में बदलता है। तो यही एन्क्रिप्शन का सही मतलब है, ऑप्शन सी। फॉर्मेट्स द हार्ड डिस्क, नहीं हार्ड डिस्क को भी फॉर्मेट नहीं करता एन्क्रिप्शन। तो ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन सी होगा एन्क्रिप्शन का मतलब। ये काफी काम का टर्म है। एक इसका दूसरा टर्म होता है डिक्रिप्शन, ध्यान रखिए डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन का मतलब है एन्क्रिप्शन का उल्टा कर देना, ठीक है। डिक्रिप्शन का मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने अब किसी को ये कोडेड मैसेज भेजा था, ये आप देख रहे हैं। अब सामने वाला इसको डिक्रिप्ट करेगा, और वो जब इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगा तो उसे वापस से जतिन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा तो कोई होना चाहिए ना कि जिससे हम अगर किसी को कोड भेजें तो वो उस कोड को असली मैसेज तो वापस पा सके। अगर उसे असली मैसेज नहीं मिलेगा तो फिर तो कोड का तो किसी को समझ ही नहीं आएगा, तो वो तो फिर बेकार हो जाएगी चीज। तो वो उसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। ये ध्यान रखिए, डिक्रिप्शन होता है एनक्रिप्शन का उल्टा करना। एनक्रिप्शन मतलब मैसेज को कोड बनाना, डिक्रिप्शन मतलब कोड को वापस मैसेज बनाना। तो ये आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइबर सिक्योरिटी मेजर? निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा उपाय है? साइबर सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए, प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन। ये गलत है, ये नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलना कोई साइबर सुरक्षा का उपाय नहीं है। यूजिंग पब्लिक वाईफाई फॉर बैंकिंग, गलत। पब्लिक वाईफाई बैंकिंग के काम के लिए कभी यूज नहीं करना चाहिए, जैसे कि हम अपना इंटरनेट बैंकिंग चलाना, यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करना। क्योंकि लोग ऐसी काफी बार गलती करते हैं कि रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक वाईफाई है, रेलवे स्टेशन के वाईफाई का यूज करके किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो उससे हमारा पिन यूपीआई का लीक होने का चांस है, और कोई भी आसानी से उससे फिर हमारे पैसे निकाल सकता है। तो ये साइबर सिक्योरिटी मेजर नहीं है। अपडेटिंग सॉफ्टवेयर रेगुलरली, हाँ ये होगा साइबर सिक्योरिटी मेजर की कैटेगरी में, या साइबर सुरक्षा उपाय की कैटेगरी में आता है नियमित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट करना। क्यों आता है? अगर हम नियमित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहेंगे तो जो कंपनी नए नए सिक्योरिटी से रिलेटेड या सुरक्षा से रिलेटेड फीचर्स मोबाइल और लैपटॉप में दे रही है वो आते रहेंगे, क्योंकि कंपनी को पता होता है कि अभी क्या समस्याएं चल रही हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, या हैक कैसे किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर्स होते हैं। तो उससे हमारा फोन या लैपटॉप सिक्योर रहेगा अगर हम रेगुलरली अपडेट करेंगे। ऑप्शन डी, डाउनलोडिंग फ्रॉम अननोन साइट्स, ये गलत है, क्योंकि अज्ञात साइट से डाउनलोड करने पे वायरस आने का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, और ये सभी बातों का भी आप ध्यान रखिए जो ऑप्शन बी और डी में, कि ये आपको नहीं करना चाहिए। पब्लिक वाईफाई से बैंकिंग का काम नहीं करना चाहिए, और दूसरा क्या है, अननोन साइट से डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में साइबर थ्रेट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हैकिंग और खतरा बढ़ गया है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ आया होगा ये क्वेश्चन, और आपके आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, और साइंस कैटलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।